हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल इंजरी। तो नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट में हम देखते हैं रुडोल्फ विर्चो, जो एक साइंटिस्ट का नाम है, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है। सेल इंजरी की डेफिनेशन में हम देखते हैं व्हेन दी सेल आर सब्जेक्टेड टू physiological stress, they undergo certain structural and functional modification which are called adaptations. When stress is very severe and cell unable to adapt, then occurs cell injury या cell death. इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है बॉडी में, तो वो सब्जेक्ट होती है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से। जब उसके अंदर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं सेल के। लेकिन जब वो स्ट्रेस वेरी सेवरे होता है तो सेल उसको अडेप्ट नहीं कर पाती और सेल में इंजरी हो जाती है, जो आगे चलकर सेल के डेथ का रीजन होती है। इसके लिए सेलुलर अडेप्टेशंस होते हैं, कई प्रकार से मैकेनिज्म होती हैं, जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल देयर बाय इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल है उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि वो जो ऑर्गन है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ये टू टाइप से होता है। फर्स्ट है ए पॉइंट फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में भी इंड्यूस्ड बाय हार्मोन, जिसके एग्जांपल के अंदर फर्स्ट है इंक्रीज साइज ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सेकंड इसका एग्जांपल है इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बी ऑप्शन पैथोलॉजिकल के अंदर देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हार्मोन इंड्यूस हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, और सेकंड है एस्ट्रोजन इंड्यूस हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू। सेकंड सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर हम देखते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी के अंदर आता है इंक्रीज द साइज ऑफ सेल एंड देयर बाय इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गन। इसके अंदर जो सेल है उसका साइज इंक्रीज होता है, ना कि उसका नंबर, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। देर आर नो न्यू सेल बट द एग्जिस्टिंग सेल बिकम लार्जर। यहाँ कोई नई सेल नहीं होती, बल्कि जो पहले से उपस्थित जो सेल है वो लार्ज हो जाती है। नॉर्मली अकर्स इन नॉन डिवाइडिंग सेल में ये होता है। इट्स टू टाइप। ए है फिजियोलॉजिकल, जिसके एग्जाम्पल के अंदर आता है हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल्स ड्यू टू एक्सरसाइज। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आता है हाइपरट्रोफी ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी। बी पॉइंट पैथोलॉजिकल के अंदर आता है कार्डिक चैम्बर हाइपरट्रोफी ड्यू टू हीमोडायनेमिक ओवरलोड एज इन हाइपरटेंशन एंड वोल्वुलर हार्ट डिजीज। हाइपरटेंशन और जो वोल्वुलर हार्ट डिजीज होती हैं, जिसके अंदर हमारे चैम्बर्स मेनली वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रोफी है, वो हाइपरट्रोफी क्यों हो रही है सेल में। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हाइपरट्रोफी इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ न्यूअर सेलुलर प्रोटीन। जो सेल का प्रोटीन है वो नया बनता जा रहा है, और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, और जो ग्रोथ फैक्टर है उसका सिक्रीशन भी ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद थर्ड सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर हम देखते हैं एट्रोफी। एट्रोफी के अंदर जैसा कि हमें के इसके नाम से ही समझ आ रहा है, एट्रोफी मतलब उसका साइज कम हो जाएगा। रिडक्शन इन द साइज ऑफ सेल देयर बाय रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गन। साइज का सेल कम होने से ऑर्गन का साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसके अंदर सेल हैज डिसमिस्ड फंक्शन बट इट इज नॉट डेथ, उसकी डेथ नहीं होती। इट्स टू टाइप होता है। ए फिजियोलॉजिकल, जिसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस और थायरोग्लोसल डक्ट और नोटोकोड। बी है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल के अंदर आता है डिक्रीज वर्कलोड, लॉस ऑफ नर्व सप्लाई, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलाई, एजिंग, इनएडुकेट न्यूट्रिशन की वजह से भी एट्रोफी होती है। अब एट्रोफी का मेन रीजन क्या होता है? एट्रोफी अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एन इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। जो मेनली इसका क्या होता है कि जो डिग्रेडेशन है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और जो प्रोटीन के बनने की, जो सिंथेसिस की जो होता है, मतलब दोनों के बीच जो बैलेंस होता है सिंथेसिस और डिग्रेडेशन के बीच, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। इम्बैलेंस की वजह से एट्रोफी होती है। उसके बाद सेलुलर अडेप्टेशंस के अंदर फोर्थ हम देखते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन अडल्ट टाइप इपिथीलियम इनटू अनदर। एक इपिथीलियम दूसरी इपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, इसे ही मेटाप्लेजिया बोलते हैं। तो ये भी टू टाइप से होता है। इसके अंदर फर्स्ट है ए इपिथीलियल। इपिथीलियल के अंदर फर्स्ट आता है कि जो कोलमनर इपिथीलियम है वो स्क्वेमस इपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग स्मोकिंग। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोलमनर इपिथीलियम है वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक मेटाप्लेजिया का उदाहरण है।
उसके बाद सेकंड है यूरिनरी ब्लैडर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से, जो अपना यूरिनरी ब्लैडर है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से कोलमनर से स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड है स्क्वेमस से कोलमनर में कन्वर्ट होना। इसका एग्जांपल है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, जिसे बैरेटेस ईसोफेगस कहते हैं। इसके अंदर रिफ्लेक्सेस ऑफ साइट्रिक एसिड की वजह से स्क्वेमस से वो कोलमनर में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब अपन ने एग्जांपल इपिथेलियल के अंदर देखे हैं। उसके बाद बी पॉइंट है मीजनकाइमल। मीजनकाइमल के अंदर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बोनी टिश्यू विद इन ए मसल्स, मायोसाइट्स, ओसिफिकेशन इंड्यूस्ड बाय ट्रोमा। मेटाप्लेजिया occurs ड्यू टू जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल। जो मेटाप्लेजिया होता है वो मेनली सेल्स में इसलिए होता है कि जो स्टेम सेल है उसके अंदर जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग होती है, जिससे एक अडल्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही अपन मेटाप्लेजिया कहते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी व्हेन, जैसा कि अपन ने फर्स्ट में देखा था, व्हेन सेल आर सेवरली स्ट्रेस विच दे नॉट एबल टू अडेप्ट, जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी की दो फेजेस होती हैं। सेल इंजरी हैज टू फेज। इनिशियल रिवर्सिबल फेज होती है जिसके अंदर वो वापस से रिकवर हो सकती है, और फाइनल इरिवर्सिबल फेज होती है जिसके अंदर सेल रिकवर नहीं हो सकती, उसकी सेल इंजरी ही होगी और उसके बाद उसकी डेथ होगी। इरिवर्सिबल फेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। इस उसके बाद हम देखते हैं कोजेस फॉर सेल इंजरी। जो सेल इंजरी हो रही है उसके कोजेस क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण सेल इंजरी है वो होती है। जिसके अंदर फर्स्ट है हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। सेकंड है इस्चीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। फिजिकल एजेंट कोई भी, केमिकल, बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक डीरेंजमेंट और न्यूट्रिशन के इम्बैलेंस की वजह से भी सेल में इंजरी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। जो सेल इंजरी है उसकी मैकेनिज्म क्या है। सेलुलर रिस्पॉन्स टू वेरियस इंजुरियस स्टिमुलाई डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। जो रिस्पॉन्स करेगी सेल वेरियस इंजुरियस स्टिमुलाई के प्रति, वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे। जिसके अंदर फर्स्ट है टाइप ऑफ इंजुरियस स्टिमुलाई, कि जो इंजुरियस स्टिमुलाई आ रहा है हमारी बॉडी में वो उसका टाइप किस प्रकार से है। सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ इंजुरियस स्टिमुलाई, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। थर्ड है टाइप ऑफ सेल, वो सेल है उसका टाइप कैसा है। फोर्थ है सिवियरिटी ऑफ इंजुरियस स्टिमुलाई, की जो इंजुरियस स्टिमुलाई आ रहा है वो कितना घातक है या फिर कितना वो नॉर्मल है। उसके बाद फाइव है अडेप्टेबिलिटी स्टेटस ऑफ सेल, जो सेल के अडेप्टेशन की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा है या कम है, उसके ऊपर भी मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी डिपेंड करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं बायोकेमिकल मैकेनिज्म डेट इन्वॉल्व इन सेलुलर इंजरी, की जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म होती है सेलुलर इंजरी में उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो उसके अंदर आता है फर्स्ट पॉइंट है डिफ्लेक्शन ऑफ एटीपी। सेकंड पॉइंट है अल्टरनेशन इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट है डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है फेलियर ऑफ कैल्शियम हीमियोस्टेटिस, कैल्शियम का हीमियोस्टेटिस फेल होता है। उसके बाद फाइव पॉइंट जो कि एक मेजर इवेंट है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मेजर इवेंट ऑफ सेल इंजरी। ये मेजर इवेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे सेल है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस होता है, वो एनर्जी सभी वहीं से लेता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का ही डैमेज हो जाता है, जो कि एक मेजर इवेंट है सेल इंजरी का, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी धीरे धीरे करके। उसके बाद जो अपने सेल इंजरी की टू फेज थी, जिसके अंदर सेकंड जो इरिवर्सिबल फेज थी उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो थे नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। आगे हम यहाँ पे उन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे कि उन दोनों में क्या अंतर है, फर्स्ट में अपोप्टोसिस और सेकंड में नेक्रोसिस। तो अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व सिंगल सेल, इसके अंदर ओनली एक सिंगल सेल होता है वो इन्वॉल्व होता है। और जो नेक्रोसिस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व सीट ऑफ सेल, जो सेल होती है सेल की पूरी सीट इन्वॉल्व होती है। जो अपोप्टोसिस होता है उसके अंदर श्रंकन सेल होती है, उसके अंदर जो सेल है वो सिकुड़ जाती है। और जो नेक्रोसिस होती है उसके अंदर स्लोन सेल होती है, जो सेल है वो फूल जाती है। उसके बाद अपोप्टोसिस के अंदर आता है कि एक्टिव और एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, और जबकि इसके अपोजिट नेक्रोसिस है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है, उसके अंदर एनर्जी की कोई भी डिमांड नहीं होती, वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। उसके बाद अपोप्टोसिस के अंदर नो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, की उसके अंदर कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता। इसके अपोजिट नेक्रोसिस होता है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं।
तो आज हमने डिस्कस किया सेल इंजरी के कोजेस और उसके बाद सेलुलर अडेप्टेशन किस प्रकार सेल उसको अडेप्ट कर पाती है और उसकी सेल इंजरी की मैकेनिज्म, उसकी बायोकेमिकल मैकेनिज्म और अपन ने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।